हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम भारत और सिंगापुर संबंध के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की 2 दिवसीय यात्रा हुई थी। ठीक है। तो वो बुधवार को सिंगापुर पहुंचे। उसके पहले वे ब्रुनेई गए थे। गुरुवार को भारत और सिंगापुर के बीच 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हस्ताक्षर हुआ है। वो है सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य, कौशल और डिजिटल सुरक्षा। और यह समझौता इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है। और यह व्यापक रूप से जो सिंगापुर की भागीदारी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, वो उसे महत्वपूर्ण बनाती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग, ये वहाँ के क्या है, पीएम है, उनसे मिले, उनसे वार्ता हुई। और प्रधानमंत्री मोदी ने पहला त्रिवलुवर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की भी घोषणा की। तो सिंगापुर में पहला त्रिवलुवर सांस्कृतिक केंद्र खुलेगा। ठीक है। तो ये पीटी के लिए याद रखिए। जिन 4 क्षेत्रों में समझौता हुआ है उसके पहले हम जान लेते हैं कि सिंगापुर की अवस्थिति क्या है भारत की तुलना में। तो देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में सिंगापुर है। और दक्षिण पूर्व एशिया मतलब आसियान देशों में कितने सदस्य देश हैं? तो 10 सदस्य देश हैं। उसकी स्थिति देखिए, तो ये है म्यांमार, ये है लाओस, ये क्षेत्र जो देख रहे हैं आप, ये है वियतनाम, यहाँ पर कंबोडिया है और ये थाईलैंड है। उसके नीचे में आएंगे तो ये मलेशिया है, और मलेशिया के ठीक नीचे में ये एक छोटा सा देश सिंगापुर है। उसके नीचे में ये पूरा इंडोनेशिया का क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रुनेई है और ये फिलीपींस है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, सिंगापुर केवल एक देश को टच करता है, वो है मलेशिया। और मलेशिया की अवस्थिति क्या है? यह केवल 2 देशों को टच कर रहा है, वो एक सिंगापुर है और दूसरा थाईलैंड है। तो 4 समझौते हुए हैं, उसमें जो पहला समझौता है वो है भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी। तो भारत और सिंगापुर के बीच में सेमीकंडक्टर को लेकर साझेदारी हुई है। इसका भारत को क्या लाभ होगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर की आपूर्ति से भारत एक वैश्विक नोड बन सकता है। दूसरा, इस समझौते के द्वारा क्या होगा कि सिंगापुर की कंपनियां आसान तरीके से भारत में निवेश कर सकती है और इससे एक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण होगा। भारत ने जो फ्रेमवर्क निर्धारित किया है सेमीकंडक्टर को लेकर, उससे भारत को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और वह पूरक शक्तियों से लाभ उठाने में भविष्य में पूरा करने में उसे मदद मिलेगी। ठीक है। और इस समझौते के द्वारा संवाद प्रणाली स्थापित हुई है, जिससे भारत के विकासशील सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिंगापुर के निवेश को सुविधाजनक बनाएगा। इस समझौते की सीमा क्या है? जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग हुआ है, समझौता हुआ है, उसकी सीमाएं क्या है? तो सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग में परिपक्व नोड चिप तक ही सीमित है। मतलब सिंगापुर 28 नैनोमीटर तक के ही आकार के सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है, जबकि चीन, ताइवान, अमेरिका जैसे देश 3 से 5 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर का उत्पादन करते हैं। ठीक है। लेकिन यह 28 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो रोजमर्रा के उपकरणों में, कार के क्षेत्र में और विनिर्माण के क्षेत्र में किया जाता है।
तो इस समझौते से भारत में जो सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम है उसका विकास होगा। उससे भारत क्या कर सकता है कि भविष्य में इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण प्लेयर के साथ समझौता कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये फैक्ट है, वो है कि दक्षिण पूर्व एशिया देश वैश्विक सेमीकंडक्टर उत्पादन में 10% का हिस्सेदारी रखते हैं। ठीक है, वैसे ही वैश्विक वेफर निर्माण क्षमता उनकी 5% की है और सेमीकंडक्टर उपकरणों के उत्पादन में लगभग 20% का योगदान देते हैं। इसके साथ ही दुनिया के शीर्ष 15 सेमीकंडक्टर फर्म में से 9 कहाँ पे है? सिंगापुर में मौजूद है। दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ है वो है साइबर सुरक्षा को लेकर। ठीक है, तो भारत और सिंगापुर के बीच पहले से ही साइबर सुरक्षा समझौता हो रखा है और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहली बार समझौता 2015 में ही संपन्न हुआ था। वर्तमान समय में उसी समझौते को आगे बढ़ाया गया है, जिससे सिंगापुर की साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और CERT इंडिया सहयोग को बेहतर बनाना जारी रखेंगे और खासकर डिजिटल सुरक्षा से जुड़े सवालों के मामले में। ठीक है, यह साझेदारी विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक फैली हुई है। किस प्रकार फैली है? तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप भी इसमें शामिल है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो गया। क्षेत्रीय स्तर पर कैसे सहयोग कर रहे हैं भारत सिंगापुर? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान की अगुवाई में साइबर पहल के माध्यम से ये सहयोग कर रहे हैं। डिजिटल विकास समझौता, अब इसमें क्या हुआ है? नए डिजिटल विकास समझौते का उद्देश्य भारत और सिंगापुर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच में सहयोग को मजबूत करना है। सिंगापुर फरवरी 2023 में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीयर टू पीयर डिजिटल भुगतान को चालू करने वाला पहला देश था। तो भारत में जो UPI रन करता है पेमेंट के लिए, उसको अपनाने वाला सबसे पहला देश कौन था? सिंगापुर। इसके साथ ही डिजिटल विकास समझौता में क्या शामिल किया गया है? वो कि एक संयुक्त कार्य समूह की परिकल्पना की गई है जो डिजिटल पहलों के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए नियमित रूप से बैठक करेंगे। इसके साथ ही डिजिटल समझौता के अंतर्गत डेटा प्रवाह, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकास और व्यवसाय से व्यवसाय B2B संबंध शामिल है। इसको बढ़ावा देने की बात की गई है। अब नेक्स्ट जो समझौता है वो है कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। तो कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों ने एक नया समझौता किया है जो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों के बीच में सहयोग को सुगम बनाएगा। तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या हो सकता है? इंटरनेट और थिंग्स हो सकता है, ठीक है, AI हो सकता है, ठीक है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग हो सकता है, बायोटेक हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट पर सहयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है? इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दोनों देशों के उच्च शिक्षण संस्थाओं के बीच में साझेदारी को बढ़ाना होगा। ठीक है, लास्ट है स्वास्थ्य का क्षेत्र। इसमें भी समझौता किया गया है कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर दोनों देशों ने रोगों की निगरानी, जो रोग अभी बढ़ रहे हैं तो रोगों की निगरानी, बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य तथा महामारी की तैयारी जैसे क्षेत्रों में टीम वर्क बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। तो क्या अन्य फैक्ट्स जान लीजिए। स्वतंत्रता के बाद भारत वर्ष 1965 में सिंगापुर को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। ठीक है,
तो भारत ने 1965 ईस्वी में सिंगापुर को मान्यता दी। सिंगापुर आसियान में भारत के सबसे बड़े व्यापार और निवेश भागीदार में से एक है। ठीक है, सिंगापुर भारत में एफडीआई का प्रमुख स्रोत भी है। ठीक, और भारत ने सेपा व्यापार आर्थिक सहयोग समझौता पर 2005 में हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ये कुछ अन्य फैक्ट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। बेसिकली जो सिंगापुर और भारत के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 27.3% का है। कितना है? तो 27.3% का व्यापार होता है जो कुल आसियान देशों के साथ व्यापार होता है उसका। उसके अलावा लास्ट 20 वर्षों में सिंगापुर एफडीआई का बहुत बड़ा स्रोत रहा है, जो कुल एफडीआई का लगभग 23 से 24% का स्रोत रहा है। ठीक, अब देखिए भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। तो नौसेना के क्षेत्र में सिम्बेक्स होता है, वायुसेना के क्षेत्र में सिंडेक्स होता है और थल सेना के क्षेत्र में बोल्ड कुरुक्षेत्र होता है। इसरो ने 2011 में सिंगापुर का पहला स्वदेशी निर्मित माइक्रो सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये एक लास्ट फिगर है जिसको आप देख लें। तो यहाँ पर देखिए ये है बर्मा जिसको म्यांमार बोलते हैं, ये है लाओस का एरिया, इधर है आपका चाइना, ये जो क्षेत्र है ये है वियतनाम, यहाँ है कंबोडिया, ये है थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड का ये पतला सा भाग फैलते हुए मलेशिया से जुड़ जाता है और इस कोने पर ये छोटा सा देश कौन सा है? सिंगापुर। उसके बाद देखिए ये पूरा जो एरिया है इंडोनेशिया का है और यहाँ पर है ब्रुनेई, और इसमें जो एक काली मंतन देख रहे हैं ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है, जिसमें अभी इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी नुसंतारा को शिफ्ट किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये सुमात्रा, जावा, बाली, सुम्बावा, सुम्बा, ये सब आइलैंड है, इसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है? साउथ चाइना सी, जहाँ पर विवाद है। ठीक है, तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को अवश्य देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।